नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी वाजपेयी और आज के इस सत्र में हम थोड़ा-सा बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। और आज का जो ये लेक्चर है, ये पूरी तरीके से स्टैटिस्टिक्स पर आधारित है। सो हम स्टैटिस्टिक्स पे ही बात करेंगे और वहीं से अपनी बात शुरू करेंगे। सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम स्टैटिस्टिक्स को या जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, उसे किस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक ये मैथमेटिकल बॉडी है साइंस की, जहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो होते हैं, जैसे डेटा का कलेक्शन होता है, फिर उस डेटा का एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन होता है। देन डेटा का जो रिज़ल्ट है एनालिसिस करने के बाद मिला है उसका प्रेज़ेंटेशन या इंटरप्रिटेशन होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये जो सांख्यिकी है या जो स्टैटिस्टिक्स है, ये एज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हम इसको समझ सकते हैं। कुछ लोग इसको मैथमेटिकल साइंस कहना पसंद करते हैं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अलावा, ठीक है? तो इस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं कि ये क्या है। एंड निश्चित तौर पे जब हम बात करते हैं शोध कार्य की, रिसर्च की, तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का या सांख्यिकी का अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ये प्ले करते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, यानी कि ऐसी रिसर्च, ऐसा शोध जो कि मात्रात्मक है, वहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ी-सी बात करते हैं इसके ओरिजिन पर। ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये एक इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से आया है। और इसको जब हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसको हम समझ सकते हैं स्टैटिस्टा को कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्टेट रिलेटेड जो अफेयर्स या एक्टिविटीज़ हैं उनसे डील करता है। सो ये स्टैटिस्टा से स्टैटिस्टिक्स शब्द आया है। और प्रारंभ में जब ये शुरू हुआ था तो उस समय पर इसको स्टेट अर्थमेटिक के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पर जो एक कोई भी एक जो पर्टिकुलर नेशन है, राष्ट्र है, या जो टैक्स रिलेटेड सूचनाएं होती हैं, वॉर की प्लान्स होते हैं, वो सारी चीज़ें टैब्यूलर फॉर्म में अवेलेबल होती थी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, ये इटालियन शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है। और इसको पहले शुरुआत में हम स्टेट अर्थमेटिक के नाम से जानते थे। अब जब कुछ और इसके महत्वपूर्ण पक्ष पर बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि नेचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का। तो हम देखते हैं कि इसको हम एक विज्ञान की तरह, साइंस की तरह भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जहाँ पर जो फैक्ट्स रिलेटेड सोशल इवेंट्स हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और कंप्यूट किया जाता है। कंप्यूट किया जाता है इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल जो स्टैटिस्टिक्स है वो ना सिर्फ मैनुअल रह गई है। पहले क्या था, हम स्टैटिस्टिक्स को मैनुअली ही इस्तेमाल करते थे। आज ऐसा नहीं है। आज इसका कंप्यूटेशनल जो यूज़ है वो भी हम कर सकते हैं एसपीएसएस के थ्रू। एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम कंप्यूटर्स की मदद से जो स्टैटिस्टिक्स है उसको अप्लाई अपनी रिसर्च में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक साइंस की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे फैक्ट्स जो है सोशल इवेंट से रिलेटेड, उनको ऑब्जर्व करने का काम, रिकॉर्ड करने का काम और कंप्यूट करने का काम किया जाता है। आगे और देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है डेटा का, वो बहुत अच्छी तरीके से हम डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करके स्टैटिस्टिक्स में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं या उसको एनालाइज कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर प्रॉपर प्रोसेस है स्टैटिस्टिक्स में जो इन्वॉल्व होता है। हम और तरीके से देखते हैं कि तमाम सारे जो हमारे फिनोमेनाज हैं, उनको भी हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के जो फिनोमेनाज हैं, उनको भी हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डिस्क्राइब करने का, एक्सप्लेन करने का और साथ ही साथ उनको आपस में कंपेयर करने का काम भी कर सकते हैं।
इसके अलावा हम देखते हैं कि एक साइंटिफिक इंक्वायरी है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम सिस्टमैटिक तरीके से इंटरप्रेट और प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से। और इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग का काम भी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ में। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें अगर स्टैटिस्टिक्स की, तो हम पाते हैं कि यहाँ पे कुछ टर्म है, जैसे जब हम कोई भी एक रिसर्च इनिशिएट करते हैं, रिसर्च वर्क शुरू करते हैं, तो क्या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे लिए मददगार होते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड जो आता है, सबसे पहला शब्द है, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का। सैंपल, पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट टर्म आया, जो नेक्स्ट वर्ड आया, वो है सैंपल। और तीसरा जो शब्द आया वो है पैरामीटर। ठीक है। आप कोई भी शोध कार्य हम करते हैं, किसी भी विषय का शोध कार्य हम करते हैं, तो वहां पर जो डेटा कलेक्शन का काम होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं? पॉपुलेशन का एक सैंपल हम लेते हैं, जो कि हमारा सैंपल साइज होता है, और बहुत सारी सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके मदद से हम ये सैंपल को फाइनलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो ओवरऑल पॉपुलेशन है हमारी, उसमें से उसका एक पर्टिकुलर सैंपल साइज लेके डिफरेंट पैरामीटर्स पर हम अपनी जो स्टैटिस्टिक्स है और या जो डेटा कलेक्शन का काम है वो कर सकते हैं। सो पैरामीटर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी भी पॉपुलेशन के लिए तमाम तरीके की जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें पैरामीटर की मदद से मिलती है। और इसको हम समझ कैसे सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं अ मेजर ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमें पैरामीटर की ज़रूरत होती है। और ये जो भी मेजरमेंट है, ये उसकी सेंट्रल वैल्यू, कोरिलेशन और इस तरीके के जो और भी एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के, उनको उन पे अप्लाई करने का काम हम कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से और बेहतर तरीके से समझ पाएँगे जब हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं। ये एक है कि मानिए कि कोई भी जो शोधकर्ता है, जो शोध कर रहा है, उसको ये जानना है कि इंडिया में जो भी न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं, जो भी नवजात शिशु हैं इंडिया में, उनका वेट का मीन क्या है? एक पर्टिकुलर ईयर में। जैसे हम 21 की बात करें कि 2021 में जितने भी नवजात शिशु इंडिया में जन्म जिन्होंने लिया, उनका जो वेट था उसका मीन क्या है, जो मध्यमान हम निकालने का काम करते हैं। तो इसमें ये क्या है? ये एक पैरामीटर की तरह इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, जहां पर जितने भी नवजात शिशु हैं उस गिवन ईयर में इंडिया में, उनके वेट को हम एक पैरामीटर की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एग्जैक्ट पैरामीटर तक पहुंचना ये आसान नहीं होता है, उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये जितनी भी बात अभी तक हुई उसमें अगर हम स्टैटिस्टिक को देखें कि किस तरीके से समझ सकते हैं संक्षेप में, तो हम ये देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक है वो एक एस्पेक्ट है पॉपुलेशन का, जो कि ये उनको पॉपुलेशन को मेजर करने का काम करती है पैरामीटर की मदद से। और ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये सैंपल जो है उसको स्टैटिस्टिक की मदद से उसको, हाँ, उसको स्टैटिस्टिक की मदद से समझने की कोशिश की जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है और जो सैंपल है, दोनों चीज़ें समझने की हैं। जो पॉपुलेशन है उसको हम पैरामीटर की मदद से मेज़र कर रहे हैं, और जो सैंपल है उसको हम स्टैटिस्टिक की मदद से मेज़र कर रहे हैं। पॉपुलेशन बड़ा भाग है, पूरी जो हमारी जनसंख्या है वो हमारा पॉपुलेशन है। और उस जनसंख्या का एक छोटा टुकड़ा जब हम लेते हैं कोई भी शोध करने के लिए, कोई भी अध्ययन के लिए, उसको हम सैंपल कहते हैं। और उस सैंपल का डेटा कलेक्ट करके हम स्टैटिस्टिक की मदद से उसको मेजर कर सकते हैं। जब स्कोप की बात करते हैं रिसर्च में, तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च में। किसी भी इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो तमाम तरीके की जो पॉलिसी प्लानिंग होती है, एजुकेशन मैनेजमेंट का काम है, मार्केटिंग का काम है, हर क्षेत्र में
वो जो है वो स्टैटिस्टिक अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि न सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इवन बहुत ही वाइडर स्कोप है इसका जहाँ पर ये अपना रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च की जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी न सिर्फ साइकोलॉजी वरन जो अदर विषय हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे भी शोध कार्य किया जाता है, वहाँ पर स्टैटिस्टिक अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हम ये देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के या सांख्यिकी के, उनको कैसे समझ सकते हैं। जब आप कोई शोध कार्य करते हैं तो जो रिपोर्ट राइटिंग का काम होता है वो कहाँ से शुरू करते हैं, तो उसके क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं उन पर बात करते हैं। तो कुछ जो मेन कंपोनेंट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो जैसे रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, सैंपल, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के बाद हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और डिस्कशन कंक्लूजन पर जाते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले समझते हैं। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो मुख्य रूप से किसी भी अध्ययन का ऑब्जेक्टिव माना जाता है। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण के तौर पे इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टडी ऐसी करनी है जहाँ पे हमें परसीव्ड जो पेरेंटल कंट्रोल है उसमें और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, एडोलेसेंट्स का जो सेल्फ है उसके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप हमें देखना है, तो हमारा जो प्रॉब्लम होगी उसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन परसीव्ड पैरेंटल बिहेवियर एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंट्स। तो ये हमारी क्या हो गई, समस्या हो गई, शोध की प्रॉब्लम हो गई। तो जो भी शोध हम कर रहे हैं, जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमारी ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है उससे होती है। और उसके बाद ये जो पूरी स्टडी हम कर रहे हैं उस पे जनरल फोकस करती है। जो प्रॉब्लम है वो पूरी स्टडी के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं हमारी स्टडी में, जो कि हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है उस पर बेस होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है वो एक जनरल ऑब्जेक्टिव है हमारी स्टडी का, और किसी भी एक प्रॉब्लम को लेकर हम अपनी पूरी जो रिसर्च है उसको बेस करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने का काम करते हैं। जो हाइपोथेसिस है हमारी, ये निश्चित तौर पे जैसा मैंने अभी बताया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पर बेस होती है, और उसी को बेस करके हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और ये टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के। जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके हम टेंटेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं हाइपोथेसिस के फॉर्म में। तो और जो हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस हो सकती है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकती है। इसको काफ़ी विस्तार में बताया गया है जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी कि आनुमानिक सांख्यिकी की बात करते हैं। वहाँ पर ये जो हाइपोथेसिस है इसको काफ़ी विस्तार से इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो कंपोनेंट है हमारा वो हुआ सैंपल। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोई भी स्टडी होती है वो सैंपल को कैरी करती है, और जो नेचर है सैंपल का, जो पर्पस है स्टडी का, वो काफ़ी हद तक इस सैंपल की जो साइज है या जो अदर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं सैंपल के, उन पर निर्भर करता है। सैंपल साइज क्या होगा या क्या डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होंगे, यानी कि जो भी पॉपुलेशन में से सैंपल हम ले रहे हैं वो रूरल बैकग्राउंड से होंगे, अर्बन बैकग्राउंड से होंगे, एजुकेटेड होंगे, नहीं होंगे, एजुकेशन में भी किस लेवल की एजुकेशन होगी, जैसे हायर सेकेंडरी है या फिर ग्रेजुएशन है या फिर उसके आगे की। तो ये हमारे मुख्य रूप से जो स्टडी है हमारी उस पर निर्भर करता है कि किस तरीके का सैंपल साइज हम लेंगे, साइज क्या होगा, और किस तरीके के डेमोग्राफिक वेरिएबल यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, सैम्पलिंग एक टेक्निक है, एक तकनीक है सैंपल साइज को और डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात की जाती है। हम दो तरीके से सैम्पलिंग टेक्निक्स को समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
इसके अलावा आगे जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो चौथा कंपोनेंट है हमारा, वो है रिसर्च डिजाइन। किसी भी रिसर्च को जब हमने रिसर्च प्रॉब्लम देख ली, हमने उसकी हाइपोथेसिस बना ली, हमने सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया, तो अब आता है कि हम अपने रिसर्च की एक आउटलाइन या एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर या आउटलाइन को ही हम रिसर्च डिजाइन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो रिसर्च डिजाइन है हमारी, वो रिसर्च के बारे में तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। तो रिसर्च डिज़ाइन में तमाम तरीके की जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उससे उसके सॉल्यूशंस की बात होती है कि किस तरीके से हम इस सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, क्या-क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, वो हम अपनी रिसर्च डिज़ाइन में बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। रिसर्च डिज़ाइन के बाद रिसर्च डिज़ाइन में जैसे मैं और अगर आपको विस्तार से बताऊं, तो रिसर्च डिज़ाइन में हम मेथड की सैंपल की बात करते हैं। सैंपल के बाद क्या प्रोसीजर होगा हमारी स्टडी का। प्रोसीजर का कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम किस तरीके से डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। तो ये टूल्स के बारे में जो डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये हमें रिसर्च डिज़ाइन में मिल जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। ये नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारी रिसर्च का। अब कलेक्शन ऑफ डेटा में यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हैं, या इंटरव्यू मेथड के थ्रू, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनियर के थ्रू हम इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं अपने सैंपल से। जो भी सैंपल हमने चूज किया है, जो भी सैंपल हमने सेलेक्ट किया है, उसके उसी से हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो हम तमाम तरीके के जो मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। वो बहुत सारे स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, इंटरव्यू मेथड के थ्रू जैसा मैंने अभी बताया, इन सब तरीकों से हम डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद जो एक मिनी स्टेप होता है, जो डेटा कलेक्शन के साथ में भी चल सकता है, वो है उसकी स्कोरिंग का। जैसे अगर हमने कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किया, एडमिनिस्टर किया है सैंपल पर, तो जो भी रिस्पॉन्स उनका आया है, उनको एनालाइज करना, पहले स्कोरिंग करते हैं उसकी, और उस स्कोरिंग के बाद हम डेटा को ब्रॉडर लेवल पर एनालाइज करने का काम करते हैं, जिसको कहा जाता है डेटा एनालिसिस। सो जब एक बार हमारा डेटा कलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम डेटा एनालिसिस करते हैं, जो कि डेटा एनालिसिस हमारी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव तरीके से, किस तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, इस पर फोकस करेंगे। डेटा एनालिसिस के बाद तमाम तरीके के स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, एनोवा, रिग्रेशन, काई स्क्वायर, कोरिलेशंस के लिए तमाम तरीके की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, जैसे पियर्सन कोरिलेशन है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, स्पीयरमैन कोरिलेशन टेक्निक है। सो तमाम तरीके की जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी मदद से हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं और एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमारा होता है, वो होता है कंक्लूजन एंड जर्नलाइजेशन। जो भी रिजल्ट हमको मिलता है डेटा एनालिसिस के बाद में, उससे हम अपने कंक्लूजन्स बनाने का काम करते हैं। और उसके बाद जब ये कंक्लूजन हमें मिल जाते हैं, उसके बाद जो रिसर्चर है वो इस रिजल्ट को ओवरऑल पॉपुलेशन पर जर्नलाइज कर सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारी रिसर्च के, जिनके मदद से हम एक रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजर करने की बात करते हैं, तो कुछ स्केल्स हैं मेजरमेंट के जिन्हें हमें समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि ये मेजरमेंट क्या है। मुख्य रूप से जो मेजरमेंट है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको नंबर देने का और एक मीनिंगफुल कंक्लूजन देने का काम करती है।
जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हम नंबर्स में असाइन कर पाते हैं, वो हमारा मेजरमेंट है। जैसे आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पे इसको हम समझ सकते हैं। जैसे 1 किलोग्राम जो गेहूं है वो क्या है, वो आधा आधा 2 किलोग्राम गेहूं का बराबर 1 किलोग्राम गेहूं का वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रैंक देने के थ्रू भी, हम रैंक की मदद से भी हम जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है उनको देख सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट कैसे है। जैसे हम अगर 1 किलोग्राम गेहूं है उसको हम मेजर कर रहे हैं तो वो 1 kg गेहूं है। और उसको थोड़ा और स्पेसिफाई करें तो हम कहेंगे कि 500 ग्राम्स को मिलाकर ये 1 किलोग्राम की जो वीट है, जो गेहूं है, वो हमारे सामने है। इस तरीके से हम वेट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब और किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, जैसे हम देखें कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनका परफॉर्मेंस हमें मेजर करना है। जैसे हम ये देखें कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस किस तरीके से हम उनको रैंक कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हाईएस्ट स्कोरर है वो देखेंगे और जो लोएस्ट स्कोरर है वो देखेंगे। ये दो एज देखने के बाद, ये दो पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हम रैंकिंग आराम से कर पाएंगे और इसको हम मेजरमेंट टेक्निक से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने जो फर्स्ट रैंक मिली है मैथ्स में, जो हाईएस्ट स्कोरर है, वो 95 मार्क्स लेके आया। ठीक है, जो दूसरा स्टूडेंट है जिसको सेकंड रैंक मिली है वो उसके 80 मार्क्स है और जो थर्ड रैंक होल्डर है उसके 79 मार्क्स है। इसी तरीके से हम मार्क्स देते के बेसिस पर रैंक देते चले जा सकते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो हाईएस्ट स्कोरर है और जो लोएस्ट स्कोरर है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लें और उसी के बेस पर हम नंबर 1 से लेके 10 तक की, 15 तक की, 20 की, 25, 50 स्टूडेंट्स को रैंक देने का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेजरमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हम अपने ऑब्जर्वेशन को न्यूमेरिक्स में समझ सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं स्केल्स की, कुछ पर्टिकुलर स्केल्स हैं जिनको हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। सो इसमें जैसे नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, रेशियो स्केल है। अब वन बाय वन हम इन स्केल्स को समझने का काम करते हैं। तो नॉमिनल स्केल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉमिनल स्केल जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं उसके वेरिएबल्स को मेजर करने का काम करती है। और ये जो नॉमिनल स्केल है ये भी एक लैटिन शब्द नॉमिनालिस, नॉमिनालिस एक लैटिन वर्ड है जिससे ये डिराइव किया गया है नॉमिनल को। और इसका जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये नाम से रिलेट करती है। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में उनके नेचर पे बात करते हैं, जहाँ पे हम नंबर की बात नहीं करते हैं, हम उनके नेचर की बात करते हैं। वहां पर हम नॉमिनल स्केल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जब हम जेंडर की बात करते हैं और हमने अपना जो डेटा कलेक्ट किया है वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हैं और हमें ये देखना है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मेल्स हैं उनको सपोज हमने नंबर 1 दे दिया और जो फीमेल्स हैं उनको हमने नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जो नॉमिनल स्केल है उसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं और जो भी हमारे डेटा है उसको हम एनालाइज करने का काम कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो अब अगर किसी भी एक स्टडी में मान लीजिए 23 हमारी फीमेल्स हैं और हमारे 42 मेल्स हैं, तो हम ऐसे उनको नंबर्स जब दे देंगे तो हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, वो हमारे उस वेरिएबल को मेजर करने का काम आसानी से हो पाएगा। इसी तरीके से इसी क्रम में आगे जब बढ़ते हैं तो दूसरी जो स्केल है वो है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल जहाँ पे हम डेटा को रैंक प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे ये कैसे कर सकते हैं, जैसे लेस और मोर, लो और हाई, बैड और गुड। इस तरीके की जब हमें डेटा को देखना होता है और उसको मेजर करना होता है तो हम इस तरीके से अच्छा बुरा, अच्छा है या बुरा है, ठीक है, ऊपर है या नीचे है, कम है या ज्यादा है, तो इस तरीके के डेटा को हम ऑर्डिनल स्केल के थ्रू रैंक देने का काम कर सकते हैं।
जैसे अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में क्या है वहाँ पर रैंक वाला एग्जांपल दिया था, उसी वहाँ पे क्या है, ये हमारी ऑर्डिनल स्केल है। तो इस तरीके से हम इसमें देख पाएंगे कि पूरी क्लास में जो बच्चे हैं, एक तो हम ये देख पाएंगे कि हर एक बच्चे की पर्टिकुलर रैंक क्या है, वो किस रैंक पे है। दूसरा हम ये भी देख पाएंगे कि उस क्लास में हाईएस्ट रैंक किस स्कोर पे है और लोएस्ट रैंक किस स्कोर पे है। तो इस तरीके से हम ऑर्डिनल स्केल के थ्रू ये रैंकिंग का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्केल हमारी है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल जब हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उनको मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली स्केल है, जहां पर हम इंटरवल स्केल को साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बेसिक मुख्य रूप से हम इसमें क्या देखते हैं, जो दो पार्टिसिपेंट के बीच का डिग्री ऑफ डिफरेंस है, हम वो देखने का काम यहाँ पर करते हैं। सो इस तरीके से हमें देखते हैं कि साइकोलॉजिकल स्केल में साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में हम इंटरवल स्केल को कैसे यूज कर रहे हैं। लास्ट स्केल हमारी आती है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, रेशियो स्केल की जब हम बात करते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल तीनों ही स्केल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेशियो स्केल में पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक एब्सोल्यूट जीरो होता है, और ये किसी भी डेटा में किसी भी वेरिएबल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, वो है या नहीं है, ये बताने का काम करती है। तो मुख्य रूप से हम तमाम सारी जो कैटेगरीज हैं वहां पर रेशियो स्केल का इस्तेमाल करके डेटा को जो भी है उसको मेजर करने का काम कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी मेजरमेंट स्केल्स की बात हमने की कि हाँ किस तरीके से इन 4 स्केल्स के थ्रू हम डेटा को मेजर कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स को मेनली 2 टाइप्स में समझ सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात की जा रही है। तो क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के फॉर्म में समझ सकते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो मुख्य रूप से विस्तार से जो शोध कार्य हम करते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे एक टीचर है, उसने एक इंग्लिश राइटिंग स्किल 100 मार्क्स का स्टूडेंट्स को एडमिनिस्टर किया। अब जब उस टीचर को स्कोर मिला तो वो उसको ये समझ में आया, शी कम्स टू नो कि जो भी क्लास में मार्क्स मिले हैं उसका एवरेज क्या है, वो है 65। तो इस तरीके से वो ये समझ पाई कि जो 10% स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में, उनको अभी भी इंग्लिश राइटिंग स्किल में हेल्प की जरूरत है, क्योंकि एवरेज जो मार्क्स आए वो 65 है। तो इसका मतलब अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10% स्टूडेंट्स कम से कम ऐसे हैं जिनको अभी और मदद की जरूरत है। और इस डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में वो ये भी देख पाए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने 85% से जो मार्क्स हैं वो स्कोर किए हैं। तो इस तरीके से हम ये देख पाते हैं इस एग्जाम्पल में कि जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज की उस टीचर ने, वहां पे वो क्या क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज की, उन्होंने मीन या एवरेज निकाला, परसेंटेज एंड परसेंटाइल निकाला, जिससे वो ये समझ पाई। तो इस तरीके से हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको समझ सकते हैं। ये क्या है, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक मुख्य रूप से डेटा जो भी है हमारा, जो भी डेटा हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे कंक्लूजन निकालने का काम करती है। ये मुख्य रूप से इस चीज पर निर्भर करती है कि हमारी क्या योग्यता है, कि हम किस तरीके से कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं। वो टी टेस्ट है, एनोवा है, रिग्रेशन है, जो भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं उसमें से हम जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उसके रिजल्ट में से कौन कौन से कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपने डेटा का करते हैं।
जैसे कि हमें ये पता चलता है कि वो ग्राफ देखने से ही, जैसे एग्जिट पोल सर्वे का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि कोई न्यूज़ चैनल है वो पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है वो देखना चाहता है वोटर्स का, तो वो क्या करेंगे कि अपकमिंग इलेक्शन जो भी आने वाले हैं उसमें वो ये जो कंक्लूजन है वो निकाल पाएंगे कि लोग मुख्य रूप से किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, या जो भी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही वापस आएगी या कोई नई गवर्नमेंट बनेगी। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, उनको आंसर करने के लिए तमाम तरीके की जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरीज हैं वो की जाती हैं। एग्जिट पोल्स के थ्रू सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं टेंटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और इन जो एग्जिट पोल सर्वेज हैं इनसे जो भी रिजल्ट मिलता है उसके बेसिस पर हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दे पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के। तो जो डेटा है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, और उसके बेस पर हम ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये बताते रहते हैं एग्जिट पोल्स में कि कौन सी पार्टी ऊपर है, कौन सी पार्टी नीचे जा रही है, किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, किसको कम वोट मिल रहे हैं। तो जो भी फ्लक्चुएशन वोटिंग के टाइम पे होता है, काउंटिंग के टाइम पे, वो हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वहां पे दिखाते रहते हैं। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जब हम डेटा की बात करते हैं, वो है डेटा क्लासिफिकेशन। डेटा क्लासिफिकेशन एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही इफेक्टिव टूल माना जाता है, बहुत ही इफेक्टिव स्टेप माना जाता है, जहां पर हम डेटा को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये देखते हैं कि एक कॉमन एक्सरसाइज है कि जो भी हम पोस्ट ऑफिस में लेटर सॉर्ट किए जाते हैं तो क्या करते हैं, वो हम उनको जनरली जो लोग वहाँ पे होते हैं जो ये काम करते हैं सॉर्टिंग का, वो सिटीज के अकॉर्डिंग जो है वो लेटर्स को सॉर्ट करने का काम करते हैं। जब पहले सिटीज के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो जाती है उसके बाद लेटर्स को स्ट्रीट्स या पर्टिकुलर जो एड्रेस है उनके बेसिस पर अरेंज करने का काम किया जाता है। तो ये है डेटा क्लासिफिकेशन का काम। इसके अलावा टैबुलेशन भी एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम डेटा को, क्लासिफाइड डेटा जो है हमारा, उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेबल जो है वो एक बहुत सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है स्टैटिस्टिकल डेटा को रोज एंड कॉलम्स में प्रेजेंट करने के लिए। रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होती हैं, जहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो वर्टिकल अरेंजमेंट्स के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेबल्स के थ्रू भी हम अपने डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब टेबल में किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ये समझ लें। यहाँ पर जब हम एक टेबल बनाते हैं वहां पे टेबल नंबर को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, टेबल का टाइटल बताना जरूरी होता है, जो भी कैप्शंस हैं वो लिखने जरूरी होते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल इंपॉर्टेंट है, हेड नोट क्या है, फुट नोट क्या है, और सोर्स ऑफ डेटा क्या है। अगर हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है तो वो हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारा सेकेंडरी डेटा है, जैसे हमने इंटरनेट के थ्रू या किसी और रिसर्च जो ऑलरेडी हुई है वहाँ से अगर कोई डेटा लिया है तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो कुल मिलाकर ये समझने की चीज है कि जब भी हम टेबल फॉर्म करते हैं, टेबल बनाते हैं, तो कुछ की कंपोनेंट्स टेबल के जो हैं वो हमें ध्यान रखने जरूरी होते हैं। ऐसा क्योंकि जब हम रिसर्च को लिखते हैं, जब हम अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर अगर टेबल एक से ज़्यादा है और टेबल नंबरिंग नहीं है या टाइटल नहीं है तो ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये किस कौन से डेटा एनालिसिस को रिप्रेजेंट यहाँ पर ये टेबल कर रही है। तो इस वजह से टेबल नंबर, टाइटल टेबल का, कैप्शंस, हेड नोट, फुट नोट और सोर्स क्या है डेटा का, ये वहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये जरूरी होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम धीरे धीरे कोर स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे चल के अभी हम मीन, मीडियन, मोड की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर वो समझने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मुख्य रूप से हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
दूसरी कैटेगरी है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरी कैटेगरी है क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बताती है, जो स्कोर है उसको क्लास इंटरवल का जो एक एक क्लास इंटरवल है उसके टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन में उसका प्रपोर्शन बताने का काम करती है। ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जैसे किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे 100 एम्प्लॉयज को हम का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना बनाना है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। तो हम क्या देखेंगे कि 35 एम्प्लॉयज जो है उनका क्लास इंटरवल 10 टू 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया, और हमें देखते हैं कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे, 35 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो 35% एम्प्लॉयज हैं वो इस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं, जो 10 टू 14 ईयर्स का क्लास इंटरवल हमने लिया है उसमें आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 35 एम्प्लॉयज जो है वो 10 टू 14 ईयर्स के क्लास ईयर्स के एक्सपीरियंस को होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्लास इंटरवल्स के बेसिस पर। दूसरा हमारा हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे समझ सकते हैं, जो सर्टेन क्लास इंटरवल है उसका समेशन क्या है फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में, वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से समझ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है हमारा पॉइंट जो है वो है क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, यहाँ पे हम एक जो पर्टिकुलर स्कोर है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसके समेशन को देख सकते हैं ऑल स्कोर्स के बेसिस पर। ठीक है, तो जो ओवरऑल स्कोर है उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर स्कोर क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीन तरीके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने देख ली कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज एंड परसेंटाइल रैंक्स। परसेंटाइल रैंक्स किस तरीके से हम देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एकेडमिक वर्ड्स के लिए और साथ ही साथ कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए। तो जब एकेडमिक या कॉरपोरेट में कोई स्टडी प्लान की जाती है, कोई रिसर्च की जाती है, तो जनरली वो परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स पे बेस होती है। यहाँ पे है कि कुछ भी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं लार्ज ग्रुप में परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। तो एकेडमिक्स में भी इसका यूज है और कॉरपोरेट में भी इसका काफी यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे भी क्या है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर लोगों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। सो बहुत सारे टेस्ट्स हैं जिनको हम परसेंटाइल या परसेंटाइल रैंक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक जो काफी जाना माना टेस्ट है उसको हम कहते हैं कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आप जानते होंगे मुख्य रूप से ये एमबीए एडमिशंस जो इंडिया में है उनके लिए एक एंट्रेंस, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे कंडक्ट किया जाता है, और इस एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो परसेंटाइल के फॉर्म में निकलता है। जैसे किसी एक स्टूडेंट ने 90 परसेंटाइल इसमें ऑप्ट किया मैथ एबिलिटी में, 84 परसेंटाइल मिला वर्बल एबिलिटी में, तो इस तरीके से क्या है कि हम परसेंटाइल के बेसिस पर रैंक देख सकते हैं। तो कैट एक ऐसा वेल नोन एग्जाम है जिसमें एक वेल नोन टेस्ट है जहां पर हम परसेंटाइल के बेसिस पे जो रिजल्ट है उसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है उसको भी रैंक में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स की जो हमने बात की। परसेंटाइल वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये एक समझ लें कि ये क्या है। परसेंटाइल को मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट जो कि स्कोर स्केल पर दिया जाता है, ठीक है ना, विच आर गिवन परसेंट ऑफ केसेस, लाइक जितने भी ओवरऑल केसेस हैं उनका स्कोर जो है उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको हम परसेंटाइल के फॉर्म में समझ सकते हैं।
जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैथ्स में किसी बच्चे ने 90 परसेंटाइल ले आया वो, और जो वर्बल है, वर्बल नॉलेज है उसमें उसने 84 परसेंट ले आया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि मैथ्स में 90 परसेंटाइल से ऊपर कितने हैं, नीचे कितने स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं, और जो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी की बात थी उसमें अगर 84 परसेंटाइल है तो उसके ऊपर या नीचे कितने और स्टूडेंट्स हैं जो कि है। इसके हिसाब से हम रैंक भी बनाने का काम कर सकते हैं, और उसी रैंकिंग के बेसिस पर फिर कैट में आगे एडमिशन होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से परसेंट और परसेंटाइल के थ्रू हम ये चीजें समझ सकते हैं। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक चीज और समझनी है, डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम स्टैटिस्टिक्स में करने जाते हैं तो वहां पे हम जनरली ग्राफिकल सिंबल्स को यूज करते हैं, जैसे लाइंस, पाई डायग्राम्स, बार्स, डॉट्स। इनके थ्रू हम जो डेटा है हमारा उसको, न्यूमेरिकल जो डेटा है हमारा, उसको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है डेटा की वो वहां हम ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम अपने किसी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये निश्चित तौर पे देखने में भी अच्छा लगता है, इट लुक्स अट्रैक्टिव, एंड साथ ही साथ इसको समझना भी आसान होता है। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो पढ़ के समझना, ऐसा हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी आप एनालिसिस करें वो ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो सभी को समझ में आए। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा तरीका है जिसको इस्तेमाल करके हम टू सेट्स ऑफ डेटा का कंपैरिजन भी वहां पे दिखा सकते हैं। तो और अपने जो रिसर्च मिला है, रिजल्ट हमारी रिसर्च में, उसको इंटरप्रेट करने का काम भी हम यहाँ पे आसान तरीके से कर सकते हैं। बार ग्राफ या बार डायग्राम भी इसको कहा जाता है। इसके थ्रू भी हम स्टैटिस्टिक्स में जो ग्राफ है उसको यूज कर सकते हैं। जो बार ग्राफ है ये एक तरीके का ग्राफ है जहाँ पे हम रेक्टेंगल्स या रेक्टेंगुलर बार्स को यूज करते हैं अपने डेटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने डेटा का। इसके अलावा जब हम बार डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और टर्म है, वो है हिस्टोग्राम। इसके बारे में भी जानना जरूरी है। हिस्टोग्राम एक ऐसा बार डायग्राम होता है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करने का काम करता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम हिस्टोग्राम, जो एक तरीके का बार डायग्राम है, उसको यूज कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो हिस्टोग्राम है वो अभी जैसा आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस होता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लास इंटरवल्स उनमें पाया जाता है। तो इस तरीके से एक हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने से पहले दो या दो से ज्यादा जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको वहां पर ऐड करना जरूरी होता है, और उन क्लास इंटरवल्स की मदद से हम हिस्टोग्राम को प्लॉट कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो एक्चुअल लोअर लिमिट है ऑल क्लास की इंटरवल्स की वो प्लॉट की जाती है, और जो वाई एक्सिस है वहां पे हम फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करने का काम करते हैं, और एक सिंगल रेक्टेंगल जो है वो ईच फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का काम वहां पर करता है। तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम को प्रिपेयर कर सकते हैं, और हिस्टोग्राम के थ्रू जो हमारे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास इंटरवल्स के साथ में उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेसिकली एक ऐसा लाइन ग्राफ है जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं, और इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है। ये डायरेक्टली जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का काम करता है, मिड पॉइंट पर अपर बेस जो है हिस्टोग्राम का वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का काम करता है, और इसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कर सकते हैं।
इतना हमने देखा, अभी मेजरमेंट की बात हमने की, ठीक है। जो मेजरमेंट ऑफ स्केल्स की हमने बात की कि किस तरीके से हम डेटा को मेजर कर सकते हैं, रिसर्च में किस तरीके से डेटा एनालिसिस हो सकती है, डेटा कलेक्शन कैसे हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू हम किस तरीके से डेटा को एनालाइज करने का काम कर सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा। अब हमें ये देखना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो भी डेटा हमारे पास है उसको हम किस टेक्निक के थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी में मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन टेक्निक्स पाई जाती है: मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, ये तीन टेक्निक्स के थ्रू हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिसर्च में स्टैटिस्टिकली। तो ये तीन क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हमारे काम आती है। और इनको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे किसी भी स्टूडेंट को 12th स्टैंडर्ड में जो भी मार्क्स मिले, उनको अगर आपको एनालाइज करना है स्टैटिस्टिकली, तो कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्स जो है उसको डेटा की मदद से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो भी मार्क्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके बाद जो प्रीवियस यूनिट का डेटा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स मिले हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ओवरऑल एवरेज भी निकाला जा सकता है कि 12th स्टैंडर्ड में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जो की जा सकती हैं वो कैसे की जा सकती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू, और इसमें हम मीन, मीडियन और मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी में जो डेटा एनालिसिस किया जाता है उसमें क्या है कि हम जो भी डेटा हमारे पास है, जो भी सिंगल वैल्यू है, वो हमारे जनरल मैग्नीट्यूड जो है डेटा का उसको इंडिकेट करने का काम करता है। और इसको हम डेटा को सेंट्रली लोकेट कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू। हम सेंट्रली लोकेट कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी को हम अगर समझना चाहें तो कैसे कि हम एवरेज निकालने का काम कर सकते हैं। ठीक है, जो सीरीज है, फंक्शंस हैं, उनको समराइज करने का काम कर सकते हैं और वहां पर एवरेज निकालने का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में किस तरीके से मीन, मीडियन और मोड को कंप्यूट करके एक लार्ज डेटा को से हम एक सिंगल फिगर को डेराइव कर सकते हैं। जनरली जो ये सेंट्रल टेंडेंसी है, जो मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, समरी फिगर। समरी फिगर प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो भी डेटा है वो किस तरीके से सेंट्रली लोकेटेड है उसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। और जब हम इसको, इसके एवरेज को कंप्यूट करने का काम करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं सर्टेन ग्रुप के, तो हमें ओवरऑल डेटा का जो आइडिया है वो लगता है। तो इस तरीके से जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम इजीली सिंगल फिगर में रिड्यूस कर सकते हैं। और मीन, मीडियन एंड मोड हमारी मदद करते हैं जो सिंगल डेटा है उस जो सेंट्रली लोकेटेड डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको सिंगल फिगर में कन्वर्ट करने के लिए। जब हम मीन को कंप्यूट करते हैं किसी भी सर्टेन सैंपल में, तो वो ओवरऑल जो पॉपुलेशन का मीन है वो बताने का काम करता है। उससे हमें ये पता चलता है, जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को कंप्यूट करने के बाद में, उनकी मदद से हम सर्टेन डिसीजंस तक पहुंच पाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमें मीन निकाला तो एवरेज निकाला, किसी एक पॉपुलेशन का जो डेटा है उसका हमने एवरेज निकाला, तो उससे हम एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं या जो पॉलिसी मेकिंग है, मार्केटिंग है, सेल्स है, वहाँ पर इस एवरेज से हम एक कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं।
उसी तरीके से तमाम और चीज़ें हैं, जैसे मीडियन और मोड है, वहाँ पे भी हम ये मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी के यूज़ करके अपने एक जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करने का काम कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। मीन मार्क्स अगर हैं तो हम गर्ल्स और बॉयज़ का जो मार्क्स का डिफरेंस है उसको देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का किसने ज़्यादा स्कोर किया, एवरेज गर्ल्स का ज़्यादा है या बॉयज़ का ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम मीन जो है उसके थ्रू ये एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं। और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वहाँ पे 3 चीज़ें हैं हमारी, मीन, अरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं, मीडियन और मोड। तो अब हमें वन बाय वन मीन, मीडियन, मोड को समझने की ज़रूरत है। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र कर सकते हैं। तो मीन जो है इसको हम कैपिटल एम या एक्स बार के थ्रू डिनोट करने का काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लिखेंगे, तो हम कैपिटल एम या एक्स बार के थ्रू इसको लिख सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेजर है। जब भी हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स में ये आता है सेंट्रल टेंडेंसी के। और ये क्या करता है, मुख्य रूप से एवरेज निकालने का काम करता है। यानी कि ये सेंसिटिव मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। और जो भी स्कोर डेटा के फॉर्म में दिए हुए होते हैं उनको ये कंसिडर करने का काम, उनको ये कंसिडर करता है जब हम उस डेटा को कंप्यूट करते हैं। तो जो मीन है उसको हम मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू भी ड्रॉ किया जा सकता है। आजकल जब से एसपीएसएस की बात मैंने आपको बताई है, तो एसपीएसएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां से हम मीन, मीडियन, मोड, एनोवा, रिग्रेशन, ये सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। सो मीन जो है वो कंप्यूटेशनल मेथड के थ्रू या मैनुअली हम इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे अगर 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और आपको उनका एक मीन या एवरेज मार्क्स उन्होंने क्या ऑब्टेन किया किसी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी टेस्ट में, ये पता करना है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे सारे मार्क्स को और फिर उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इससे क्या होगा, हमें मीन पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालने का काम मीन के थ्रू करते हैं। दूसरा जो तरीका है, मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो है मीडियन। मीडियन भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम किसी भी स्कोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिलो एंड अबव का, वो पता कर सकते हैं। उस वो मीडियन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर स्कोर है, उस स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस स्कोर, जो एक पर्टिकुलर स्कोर हम देख रहे हैं उसके ऊपर बिलो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है और अबव कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसको हम मीडियन के थ्रू समझ सकते हैं। और जो सिंबल है मीडियन का वो है कैपिटल एम एंड स्मॉल डी, एम डी। एम डी में एम कैपिटल होगा और जो डी है वो स्मॉल होगा। इस तरीके से हम मीडियन को ये मीडियन का सिंबल है, इस तरीके से हम मीडियन को लिखने का काम करते हैं। और बॉर्डेंस एंड अबाउट एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बताया कि मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिडिल स्कोर इन एन ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जो मिडिल स्कोर है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, तो अगर एक स्कोर हमने लिया उसका अपर डिस्ट्रीब्यूशन और लोअर डिस्ट्रीब्यूशन देखने का काम करते हैं, तो मिडिल स्कोर क्या है एक ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमें मीडियन से पता चलता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको मीन के लिए दिया था कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हमने एडमिनिस्टर किया है 100 स्टूडेंट्स के ऊपर, उनका हमें अगर एवरेज देखना है, एवरेज स्कोर देखना है, तो हम मीन के थ्रू देखेंगे। जितना स्कोर है उसको सम करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्कोर पता चल जाएगा। और अगर मीडियन उसका कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि मार्क्स को, जो भी मार्क्स मिले हैं उनको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
अब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हम करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करने का काम करेंगे। उसके बाद जो मिडिल स्कोर है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको एज मीडियन आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो कोई भी स्कोर है, कोई भी डेटा है हमारे पास में, उसके मिडिल स्कोर को हम, डिस्ट्रीब्यूशन का जो मिडिल स्कोर है उसको हम पता कर सकते हैं। जैसे किसी भी एक स्टडी में अगर हमें देखना है कि कितने सारे एज के लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो मिडिल एज क्या है ये अगर हमें पता करना है, मिडिल नंबर क्या है, तो वो हम मीडियन के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट जो दूसरा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो है मीडियन। मीडियन के थ्रू हम मिडिल स्कोर पता करने का काम करते हैं। तीसरा जो तरीका है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है, वो है मोड। मोड का सिंबल क्या है? मोड को हम कैपिटल एम और स्मॉल ओ लिख के सिंबल इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एम ओ। जैसे मीडियन का एम डी था तो डी स्मॉल था, यहाँ पे मोड का एम ओ है, एम कैपिटल होगा और ओ स्मॉल होगा। अब मोड क्या है? मोड एक ऐसा स्कोर है डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो स्कोर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। जैसे मोड इज द स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। यही एग्जाम्पल को लेके अगर हम आगे बढ़े कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो कि 100 स्टूडेंट्स के ग्रुप पे एडमिनिस्टर किया गया, जैसा हमने अभी पहले मीडियन और मीन में डिस्कस किया, तो इन 100 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ने 35 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो 35 क्या हो गया? मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू हो गई, और यही एज मोड जाना जाता है। तो मोड क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से मीडियन में हम मिडिल नंबर को पता करने का काम करते हैं, उसी तरीके से मोड में हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑकर्ड नंबर कौन सा है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है जो कि आया है, उसको हम सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन में पता करने का काम करते हैं। और ये हम इसको हम मोड के फॉर्म में समझते हैं। जैसे अगर 10 स्टूडेंट्स, अभी ये जो 100 ग्रुप का स्टूडेंट्स था, इसमें से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने 47 मार्क्स स्कोर किया, तो अब क्या हो गया कि 47 वो वैल्यू हो गई 35 की तरह। 47 भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीन, मीडियन और मोड को सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स के फॉर्म में समझ सकते हैं। ये तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान दिया, स्टैटिस्टिक्स पर फोकस किया, और हमने देखा कि किस तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू हम रिसर्च में एक प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। एक जनरल प्रॉब्लम को लेके उसका स्पेसिफिक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, और ओवरऑल क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं ये हमने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस हमारी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के फॉर्म में हम समझ सकते हैं हाइपोथेसिस को। उसके बाद से हम सैम्पलिंग का काम करते हैं, सैंपल डिसाइड करने का काम, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, रिसर्च डिजाइन में हम कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं उनका डिटेल देते हैं, क्या मेथड है हमारे रिसर्च का वो वहाँ पे हम लिखते हैं, और क्या प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं इस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। उसके बाद हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं तो बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। आज हमने उन्हीं में से एक टेक्निक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसकी बात की, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड को थियोरेटिकली समझा कि किस तरीके से हम मीन, मीडियन और मोड को एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज करने का काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू डेटा को एनालाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट हमें मिलता है, हमें उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने की जरूरत होती है।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की होती है कि जो भी रिज़ल्ट हमारा है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत ही साधारण भाषा में होना चाहिए, जिससे कि जितना भी काम हमने अभी तक किया है, उसको हम समझा सकें आसान तरीके से। जो भी रिज़ल्ट हमारा है, उसको हम आसान तरीके से लोगों को समझ में आ सके कि क्या इस स्टडी में किया गया है। तो इस तरीके से रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद हम एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से एक रिसर्च प्रॉब्लम के साथ शुरू करके हम एक जनरल प्रॉब्लम के साथ शुरू करके एक स्पेसिफिक कॉन्क्लूजन तक पहुंचते हैं रिसर्च मेथड में। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो आज हमने जिस तरीके से मीन, मीडियन और मोड पे बात की है, उसी तरीके से निकट भविष्य में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू हम अपने रिसर्च में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।